हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की नेक्स्ट वीडियो। और ये बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप सेमेस्टर सेकंड में हैं बीकॉम प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स के, तो आप ये सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से पढ़ेंगे। और अगर आप सेमेस्टर 5 में हैं, आप जेनरिक इलेक्टिव के नाम से आपका एक सब्जेक्ट होगा, मतलब जिसका नाम होगा फंडामेंटल ऑफ HRM। और ये बाकी ये जो कोर्सेज़ हैं, जैसे कि आपके बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के अलावा जो बाकी कोर्सेज़ हैं, और साथ साथ ये BBA MBA और MCOM में भी ये सब्जेक्ट बहुत यूज़फुल है और हर स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट ज़रूर होता है। उसके अलावा आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ये पूरी एक प्लेलिस्ट है। इस वीडियोस की सीरीज़ में मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थे यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर था 15, जिसमें हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट एंड टैलेंट मैनेजमेंट। हमने ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के बारे में कुछ पढ़ लिया था, जिस तरीके से वो क्या मतलब उसका मीनिंग क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ऑडिट का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारी प्लान्स है, पॉलिसीज़ हैं, उनको एक तरीके से चेक करना, एनालाइज करना, उसको इवेलुएट करना, उसके बेसिस पे एक तरीके से प्लान बनाना और करेक्टिव मेजर्स बनाना ताकि हम उस चीज़ को करेक्ट कर सकें और आगे उस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है अभी किस तरीके के ऑडिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट आता है बाय टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम ऑडिट कर सकते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है इरेगुलर, दूसरा होता है रेगुलर। इरेगुलर का मतलब होता है जो साल में एक बार होता है या 3 साल में होता है। उसके अलावा जो रेगुलर ऑडिट होता है वो शेड्यूल्ड ऑडिट होता है, जो कि एक मैनेजमेंट शेड्यूल करता है टाइम टू टाइम, और ये एक रेगुलर ऑडिट का पार्ट होता है। फिर सेकंड आपका टाइप आता है बाय मैनर। उसके अलावा किस किस मैनर में, मतलब किस किस तरीके से हो सकता है ऑडिट, तो इसी आता है इंटरनल कंट्रोल और एक्सटर्नल रिव्यू। मतलब इंटरनल कंट्रोल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल, जिसके अंदर जब इंटरनल कंट्रोल होता है मतलब ये कंडक्ट किया जाता है ऑडिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक्सटर्नल होता है तो ये परफॉर्म किया जाता है बाय आउटसाइड जो स्पेशलिस्ट हैं और अनबायस्ड रिजल्ट देते हैं। अगर इंटरनल हम ये रिव्यू कराते हैं, ऑडिट कराते हैं, तो इसमें क्या होगा, काफ़ी चांसेस ये होंगे कि जो हमारा रिज़ल्ट हो बायस्ड हो, कंपनी की तरफ उसका जो है झुकाव ज़्यादा हो, क्योंकि वो अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, उसको जिसने हायर किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ और अपने रिजल्ट्स देगा, तो वो ऑब्वियसली बायस्ड होगा। बट एक्सटर्नल रिव्यू के अंदर हम ये परफॉर्म कराते हैं जो स्पेशलिस्ट होते हैं आउटसाइड, तो वो अनबायस्ड रिजल्ट देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एनालाइज करना है और उसका जो है उनको रिज़ल्ट बताना है। फिर आता है बाय फंक्शन। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग भी ऑडिट होता है। सबसे पहले आता है कंप्लाइंस चेक, जिसके अंदर कंप्लाइंस का मतलब जो हमारे पॉलिसीज़ हैं उसको इंश्योर करना है कि वो फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उस चीज़ का चेक होता है इसके अंदर। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ट प्रैक्टिस ऑडिट। इसमें क्या होता है कि कंपेयर करते हैं हम HR की विद बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज़। जो HR है, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और जो हमारी इंडस्ट्री में बेस्ट हैं, उनके साथ हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कंपेयर करते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजिक रिव्यू। मतलब स्ट्रैटेजी रिव्यू होता है, इसके अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करते हैं और उनको अलाइन करते हैं जो HR की प्रैक्टिसेस हैं और जो स्ट्रैटेजिक गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन दोनों को अलाइन करते हैं। मतलब उसको एक तरीके से, अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि 5 ईयर्स में हमें टॉप 5 कंपनीज़ में आना है, तो जो HR की प्रैक्टिसेस है, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है जिस तरीके से वर्क करे, तो उनको भी इस तरीके से हम ट्रेन करेंगे कि वो कैपेबल हो पाएँ इस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने में। फिर आता है जॉब स्पेसिफिक इंस्पेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम फोकस करते हैं जॉब स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उसका, जिसमें हम फोकस करते हैं हायरिंग पे, ट्रेनिंग पे और कंपनसेशन पे, साथ साथ प्रमोशन पे भी, मतलब जो भी उनके जॉब की स्पेसिफिकेशंस होती हैं उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर आता है स्ट्रैटेजीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि फॉलो करनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के लिए। फर्स्ट आता है कंपैरिजन स्ट्रैटेजी। इसके अंदर क्या होता है, कंपैरिजन का मतलब होता है कंपेयर जब करते हैं, जब कोई चीज़ सेम एक तरीके से करेक्टर की होती है, तो इसके अंदर हमें क्या होता है, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं जिसके अगेंस्ट हम मॉडल ऑर्गेनाइजेशन को इवेलुएट करते हैं। तो हमें ये स्ट्रेटजी यूज़ में लानी चाहिए, जिससे कि
क्या होता है कि जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तरीके से हमें पहुंचना है, जिस लेवल पे हमें पहुंचना है, हम उसके जो भी पॉलिसीज़ और प्लान्स हैं उनको बेंचमार्क के तरीके से सेट कर लेंगे कि 5 ईयर्स में उसने 500 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो ये हमारा एक ये मॉडल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने भी अर्न किया। तो हमने एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि हमें भी 5 ईयर्स में 500 करोड़ जो प्रॉफिट है इस तक पहुंचना है। तो ये एक हमारा बेंचमार्क हो गया। सेकंड आता है एक्सटर्नल अथॉरिटी स्ट्रेटेजी। एक्सटर्नल अथॉरिटी स्ट्रेटेजी में क्या होता है, इसमें हम जो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनके स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हैं। मतलब ये नहीं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं, इसमें जो हमारे एक्सटर्नल जो बाहर के लोग होते हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को यूज़ करके ये स्ट्रेटेजी को यूज़ किया जाता है ऑडिट में। फिर आता है एनालिटिकल टेक्निक। एनालिटिकल टेक्निक जो होती है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी, मतलब स्टैटिस्टिक्स के जो भी आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स होते हैं उनको हम इसमें एनालाइज करते हैं। स्ट्रैटेजिक तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट मेज़र करते हैं, अपनी जो ह्यूमन रिसोर्स है उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स टूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं कि एब्सेंट कितना हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और रिवेन्यू कितना जनरेट करे, उन चीज़ों को हम इसमें इस टेक्निक में हम यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा रेगुलेटरी स्ट्रैटेजी। इसमें हम रिव्यू करते हैं पास्ट के एक्सपीरियंस को फॉर कंप्लाइंस विद लॉ एंड जो पॉलिसीज़ हैं। अब रेगुलेटरी का मतलब होता है रेगुलेट करना, रेगुलेट करने वाली स्ट्रैटेजी है जिसमें हम रिव्यू करते हैं कि हमने पास्ट में क्या क्या किया, पास्ट एक्शंस क्या थे और हमारी जो लॉज और पॉलिसीज़ हैं उनके कंप्लाइंस मतलब उनके अकॉर्डिंग चलने के लिए हमें कौन कौन से हमारे जो एक्शंस थे उनको रिव्यू करते हैं और कौन से सही थे उनको आगे कंटिन्यू करते हैं और जो जिनमें कोई प्रॉब्लम थी उसको करेक्ट करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसको कहते हैं MBO। इसमें हम इवेलुएट करते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक डिपार्टमेंटल गोल। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना गोल होता है क्योंकि जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट, जो HR डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स होते हैं स्पेसिफिक। तो हम इवेलुएट करते हैं उनके बेसिस पे, उनके पर्टिकुलर गोल्स को लेकर इसके अंदर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो है एक तरीके से ऑडिट किया जाता है। ये स्ट्रैटेजीज थी ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करने का। ऑडिट का मतलब होता है चेक करने का। तो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनके ऊपर जो भी कॉस्ट लग रही है, जो भी उनके ऊपर ट्रेनिंग की कॉस्ट और जो भी उनकी सैलरी हो गई और उनको जो भी बोनस दिया जा रहा है, उन चीज़ों को हम ऑडिट कर रहे हैं कि जो कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है और उस एम्प्लॉय से कितना आउटपुट आ रहा है। तो ये चीज़ें चेक। फर्स्ट आता है आपका डिटरमाइन गोल्स। इसके अंदर क्या करना होता है हमें, सबसे पहले तो HR जब ऑडिट करना है तो सबसे पहले हमें गोल्स को डिटरमाइन करना होगा कि क्या पर्पस है हमारा इस ऑडिट के लिए। तो इसमें जो HR के जो ऑडिट होगा उसके जो गोल्स होंगे और हमें ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको अलाइन करना है, मतलब सिमिलर एक वे पे लेके आना है जिससे कि हम ऑडिट कर सके। ऑडिट का मतलब हमें ये देखना है ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छे से काम करें और ऑडिट का भी हमारा गोल यही होना चाहिए कि हमें ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है और इस तरीके से ऑडिट करना है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स में जो जो कमियां हैं वो बता सकें जो मैनेजमेंट को और वो उनको इम्प्रूव कर सके। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी कंप्लीट हो जाएगा और ऑडिट का भी गोल कंप्लीट हो जाएगा और अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट प्लान। सबसे पहले कोई भी हमें जब हम प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं उससे पहले हमें एक ड्राफ्ट प्लान बनाना होता है जिसके अंदर हम आउटलाइन करते हैं स्कोप, रिसोर्सेज, कॉस्ट और फोकस एरियाज़ कौन कौन से रहने वाले हैं, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उसकी कॉस्ट क्या होगी और साथ साथ फोकस किस चीज़ पे हमें ज़्यादा करना है। फिर आता है गैदर्ड इन्फॉर्मेशन। अब हमारे इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का स्टेप आता है जिसके अंदर हमें कलेक्ट करनी होती है बैकग्राउंड का डाटा जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का होता है और इसमें हमें डाटा कलेक्ट करना होता है जिस चीज़ पे हम ऑडिट करेंगे, मतलब जिस चीज़ को हम चेक करेंगे। अब आता है सिलेक्ट डाटा कलेक्शन मेथड। अब हमें जो डाटा को कलेक्ट करने का, पहले तो हमें ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेनी है, अब हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो डाटा कलेक्ट करने के लिए हमें मेथड चूज़ करना होगा कि किस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आता है इंटरव्यू में हम कि भाई वो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका पर्सनली इंटरव्यूज़ लें या फिर हम उनके क्वेश्चनरीज मतलब होते हैं क्वेश्चंस का एक तरीके से सबको एक जैसे क्वेश्चंस हम पकड़ा दें और उनका देखें कि वो आंसर्स क्या क्या दे रहे हैं उसके, या हम ऑब्जर्व करें उनको क्या क्या तरीके हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने के। कि अगर हमें पता करना है कि भाई वो एम्प्लॉय कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है पर डे में,
तो उसके लिए हम क्या करें, उनका इंटरव्यू लें, उनको ऑब्जर्व करें, या फिर उनसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएँ, सबसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्वेश्चनायर्स। फिर आते हैं फाइनलाइज ऑडिट प्लान। जब हमने डाटा कलेक्ट करने का हमने मेथड चूज़ कर लिया, उसके बाद हमें फाइनलाइज करना है हमारा ऑडिट का प्लान, कि अब ये प्लान जो है उसका ये कंफर्म गोल है, मतलब ये इस चीज़ के लिए ऑडिट किया जा रहा है, इसका मेथड ये है, उसके अलावा इसका स्कोप ये है, टाइम ये है, और उसमें बजट इतना यूज़ हो जाएगा, इस टाइम होगा, और उसमें बजट जो है कंपनी का वो इतना लगेगा। इसमें फाइनलाइज कर देते हैं हम ऑडिट प्लान को। फिर आता है कलेक्ट ऑडिट इन्फॉर्मेशन। अब ऑडिट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का ये स्टेप है, जिसके अंदर हम इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं ऑडिट से रिलेटेड, जिसमें हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, जिस पे हमें अगर स्ट्रेंथ है तो उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, वीकनेस है तो इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कंपनी को भी चाहती है कि उसको अपने एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ भी पता हो, जिससे कि वो उससे अच्छे से आउटपुट ले सके, और वीकनेस भी पता हो, जिसको वो इम्प्रूव करके उसको एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सके। फिर आता है प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है इसके अंदर, जिसके अंदर आप इवेलुएट करोगे HR के फंक्शन, जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशंस और एनवायरनमेंट। इसमें आप ये देखोगे कि कितनी हायरिंग हुई है, और हायरिंग की और ज़रूरत है, या फिर ट्रेनिंग की किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है, प्रमोशन किसको दे देना चाहिए, कि कौन अच्छे लेवल का वर्क कर रहा है। तो उस तरीके से हम HR के सारे फंक्शंस को इवेलुएट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। जब रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी तो फिर हम डिसीज़न लेंगे। डिसीज़न मेकिंग करने के लिए सबसे पहले जो ऑडिट में हमने फाइंड किया है उस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए HR के जो प्रोसेस है और उनकी HR की जो परफॉर्मेंस है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारे ऑडिट में हमने फाइंड किया है उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। जो भी डिफरेंसेस, जो भी गैप हमने फाइंड किया है कि एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तो उसके ऊपर हम डिसीजंस लेंगे ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। फिर आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। क्या क्या फ़ायदे हैं ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट के? क्या फ़ायदा, अगर हम ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट कराएंगे, मतलब उनको चेक कराएंगे कि वो किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, उसको इवैल्यूएट करेंगे, असेस करेंगे, तो उसका क्या एडवांटेज है। फर्स्ट आता है इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लान। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक प्लान्स होते हैं उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे हम एम्प्लॉय तक। जब हम रेगुलरली ऑडिट करेंगे तो एम्प्लॉय भी थोड़ा सा अवेयर रहेगा इस चीज़ के लिए, और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इंप्रूव होगी। उसे टाइम टू टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल से वो अपडेटेड रहेगा, कम्युनिकेटेड रहेगा। फिर आता है क्लैरिफाइज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब एम्प्लॉय के ऊपर एक तरीके का ये प्रेशर होगा कि उसको गोल्स कंप्लीट करने हैं, तो उसको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पता होगी। जब हम ऑडिट करते हैं तो एक एम्प्लॉय को उसकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लैरिफाई करते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल कम्पिटेंसीज एंड प्रोडक्टिविटी। इससे जो ऑर्गेनाइजेशनल की कम्पिटेंसी होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो भी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम अगर ऑडिट नहीं करते, जैसे चल रहा है, जो एम्प्लॉयज़ की वीकनेस है वो कंटिन्यू हो रही है, उसको कोई इम्प्रूव करने का कोई प्लान नहीं है, बट जब हम ऑडिट कराएंगे तो हमें वीकनेसेस पता चलेंगी, उसको कंपनी उस तरीके से प्लान बनाएगी कि किस तरीके से उनकी वीकनेस को सही किया जाए, उनके वीकनेस को उनकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए। तो उस तरीके से फिर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी। फिर आता है हेल्प प्रिपेयर फॉर फ्यूचर HR चैलेंजेस। जो HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स के फ्यूचर चैलेंजेस है, जैसे कि भाई शॉर्टेज हो गया एम्प्लॉयज़ का, इस तरीके के फ्यूचर जो भी हमारे HR चैलेंजेस आते हैं उससे भी हमें ये हेल्प करती है प्रिपेयर करने में। और ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रहती है कि आगे ऐसा हो सकता है कि भाई एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज हो, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अच्छे से ना मिलें, तो उसके लिए जो है ये ऑडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अप टू डेट रहें हम ह्यूमन रिसोर्स से। फिर आता है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एसेट है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। फिर आता है मेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन HR डिपार्टमेंट। जो मतलब HR की जो डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे, अपने ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करती है, मतलब उसकी जो भी कॉस्ट होती है जिसको हम कहते हैं CTC, कॉस्ट टू कंपनी, तो उसका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो उस चीज़ को मेज़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी एक पर्सन को दे रही है 20 लाख रुपीज़, बट जो उस एम्प्लॉयज़ का जो आउटपुट है, उसका रिटर्न है इस इन्वेस्टमेंट का कंपनी की, तो वो बहुत कम आ रहा है, तो इसकी वजह से वो जो है ऑडिट बहुत हेल्प करेगा उस
ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अपनी कॉस्ट टू कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सके, एवेलुएट कर सके। फिर आता है इंक्रीज एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। जब ऑडिट किया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स का, मतलब उनसे कुछ इंटरव्यू लिया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स, वीकनेस, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, प्रमोशन, ये चीज़ें दी जाएंगी, तो इससे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में, साथ साथ वो सेटिस्फैक्शन भी फील करेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट की? मैनेजर में सी ऑडिट एज थ्रेट लीडिंग टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है कि मैनेजर जो है कभी कभार ऑडिट को एक तरीके से प्रॉब्लम और चैलेंज की तरीके से देखता है। वो सोचता है कि जो ऑडिट किया जा रहा है ये इसके मतलब जो ग्रोथ है उसको रोकने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से अगर ह्यूमन रिसोर्स चल रहे हैं, बट अब जो था उसका इजी वो था, एम्प्लॉयज़ जो थे वो अच्छे से वर्क कर रहे थे, बट ये ऑडिट हुआ, जब कंपनी ने ऑडिट शेड्यूल किया, ऑडिट हुआ, जब पता चला कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है अगर इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, इनको अच्छे से जो है एक तरीके से कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन दे दिया जाए और स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दी जाए, इस तरीके से जो कुछ एक्शंस ऐसे लिए जाएँ, तो ये ऑडिट में पता लगा। तो इससे जो मैनेजर है उसको ऐसा फील हो सकता है कि ये उसके एम्प्लॉयज़ के लिए और उसके लिए एक तरीके से थ्रेट है, एक तरीके से चैलेंज है, प्रॉब्लम है। फिर आता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कॉम्प्लिकेट्स इवैल्यूएशन। जब जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है कि एक एम्प्लॉय की इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगी, वो पहले से ही उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होगा, तो इससे जो है इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा। कोई किसी भी ऑडिट में जब हम उसको चेक करते हैं उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि ये किस तरीके से सही है कि नहीं, तो वो चीज़ का हमें गैप नहीं पता चल पाएगा। फिर आता है रिक्वायर्ड स्किल्ड इम्पार्शियल ऑडिटर्स, आउटसोर्सिंग मे कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। जब हमें ऑडिट ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट कराना होता है तो उसके लिए हमें स्किल्ड जो है ऑडिटर्स चाहिए होते हैं। अगर हम ये आउटसोर्स कराते हैं इस ऑडिट को, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि एक्सटर्नल कंट्रोल की मतलब एक्सटर्नल रिव्यू कराते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो आउटसोर्सिंग होती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है। जब बाहर से ऑडिटर्स आएंगे तो उनको कंपनी का स्ट्रक्चर समझना है या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी क्रिएट हो सकती है। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का। तो इसके लिए हमें स्किल्ड ऑडिटर्स चाहिए होते हैं, ये चैलेंज भी है इसका। फिर आता है टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट जो है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? अब टैलेंट मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसका एम होता है अट्रैक्ट करना, डेवलप करना और एंगेजिंग करना, साथ साथ रिटेन करना एम्प्लॉयज़ को, जो कि मीट कर सकते हैं करंट और साथ साथ फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन की नीड। इट हैज़ बिकम असेंशियल फॉर बिजनेसेस टू एंश्योर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ। इसका मतलब है टैलेंट मैनेजमेंट इन सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं, जब भी किसी पर्सन में एम्प्लॉय में टैलेंट है कोई, उसको अच्छे से मैनेज कैसे किया जाए कि वो कंटिन्यू उसी टैलेंट पे वर्क कर सके। अगर उसको अच्छे से रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, उसकी जो टैलेंट का अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा, तो उसका धीरे धीरे टैलेंट कम होता जाएगा और वो एक तरीके से कंपनी के लिए वो चीज़ वेस्ट हो जाएगी। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो टैलेंट है उसको मैनेज किया जाए। तो टैलेंट मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस होता है जिसका मेन एम यही होता है कि वो अट्रैक्ट करे। सबसे पहले तो टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अट्रैक्ट करे, उनको डेवलप करे, उनको एंगेज करे इस चीज़ में कि वो अपने टैलेंट को रिटेन कर सकें, एम्प्लॉयज़ रिटेन रहें कंपनी में, वो जो टैलेंट है वो कंपनी में ही रहे, ये नहीं कि दूसरी कंपनी में चला गया तो इससे कंपनी का जो है लॉस हो सकता है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिटेन करना भी इसका एक तरीके से प्रोसेस है, जिसमें कि हम जो भी हमारी करंट में जो भी नीड चल रही है ऑर्गेनाइजेशन की, साथ साथ फ्यूचर की भी नीड को सर्व कर सके वो एम्प्लॉय। उसके टैलेंट को इस तरीके से मैनेज करना है कि वो जो अभी तो वर्क कर रहा है पर वो फ्यूचर के लिए भी तैयार हो, फ्यूचर के भी जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए कि कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को बनाए रखना, साथ साथ सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ भी रखना। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्पिटिटर है एक मार्केट में, एक ऑर्गेनाइजेशन बी है और एक ऑर्गेनाइजेशन ए है, दूसरी बी है, तो जो ये दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। तो बी कंपनी में
टैलेंटेड पर्सन्स हैं और ए में कम टैलेंटेड है। तो इसमें क्या होता है कि बी के पास एक तरीके की कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस है जिसमें कि वो ए को compete कर सकता है, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनमें टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए कि दोनों कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखें, साथ साथ जो उनकी ग्रोथ है, ये नहीं सिर्फ कंपटीशन में लगे रहें, उनको अपनी पर्सनल ग्रोथ भी एक तरीके से प्रायोरिटी पे रखनी है। तो इसमें आता है टैलेंट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है नीड फॉर टैलेंट मैनेजमेंट। अब ये टैलेंट को मैनेज करने की क्यों ज़रूरत है, तो सबसे पहला आता है अलाइन वर्कफोर्स विद द कंपनीज डिमांड। जब टैलेंट, जो भी एक एम्प्लॉय में टैलेंट है उसको मैनेज करने की किस लिए ज़रूरत है, तो कंपनी की जो डिमांड है उसको हम वर्कफोर्स जो कि एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अलाइन कर सके, कि कंपनी की डिमांड है कि हमें इस तरीके का टैलेंट चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनमें भी वही टैलेंट प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो कंपनी की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके, अलाइन कर सके। फिर आता है मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इन्हेंस प्रोडक्टिविटी। अगर उनका टैलेंट को मैनेज रखेंगे, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको अच्छे बेनिफिट्स देंगे, बोनसेस देंगे, तो इससे मोटिवेट होगा एम्प्लॉय और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इन्हेंस होगी। फिर आता है बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड एथिकल वर्क कल्चर। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो उसका जो बूस्ट हो जाएगा सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली। उसके अलावा वो एथिकल वर्क कल्चर में अच्छे से काम कर पाएगा। तो एथिकल क्या होता है, सही तरीके से उस कल्चर में काम करना। फिर आता है डेवलप कॉम्पिटेंट इंटरनल लीडर्स। जब किसी कंपनी में टैलेंटेड पर्सन होगा, टैलेंटेड एम्प्लॉय होगा, तो इसमें कॉम्पिटेंट इंटरनल लीडर्स भी डेवलप होते हैं। मतलब वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो उसके कलीग्स हैं, तो उनमें वो एक तरीके का कॉम्पिटेटिव एक तरीके से स्पिरिट स्टार्ट करेगा, जिससे कि बूस्ट करेगा। उसमें क्या होगा कि बाकी एम्प्लॉयज़ भी सोचेंगे हमें भी ये टैलेंट होना चाहिए, तो वो उस टैलेंट को वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो वो एक तरीके से इंटरनल लीडर बन जाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टैलेंट को हमें उसके मैनेज करना, ताकि वो इंटरनल लीडर बन सके जो बाकियों को गाइड कर सके। फिर आता है प्रमोट वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जो वर्कफोर्स की डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है। जब हम टैलेंट को मैनेज करते हैं तो ये प्रमोट करता है वर्कफोर्स, मतलब हमारे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी, वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया, अलग अलग जेंडर के लोग हैं, तो उनका जो डाइवर्सिटी को अच्छे से मेंटेन करें और उनको इकट्ठा रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टैलेंट मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और कोई भी आपका फीडबैक हो और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो इस वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू।